नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोली के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए, हम लोग पर्यावरण यूनिट 9 देख रहे थे। ठीक है, और उसमें पर्यावरण में यूनिट 9 देख रहे थे। ठीक है, और अब आपका एग्जाम नज़दीक है तो आपका रिवीजन अच्छे से चल रहा होगा। बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी है, लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेटेजी यही है कि आप जो भी चीज़ आपने पढ़ी है उसको अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है, उसको अच्छे से रिवाइज करें। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, और आज की क्लास में हम 10 से 11 क्वेश्चंस देख लेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमको इनको प्रोसेस करना है। ठीक है, चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम सीधा क्लास की तरफ बढ़ते हैं, लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे फिर बोल रहा हूँ, लास्ट मोमेंट पे आप जितना एक्सटेंसिवली रिवीजन कर सकते हो चीज़ों को उतना ज़्यादा रिवाइज करो, चाहे पेपर के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से या और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से। तो वही हमारा उद्देश्य भी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, चेंजू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है? इन जनरल तो ट्राइब्स का लेना देना यूनिट 9 में वैसे तो है, यूनिट पीपल एंड डेवलपमेंट है, तो वहाँ पे पीपल भी है और एनवायरनमेंट भी है। तो चेंजू ट्राइब्स के बारे में बात करी गई है। ठीक है, गोंडा ट्राइब्स, चेंजू ट्राइब्स क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ में थी, और न्यूज़ में कहाँ थी? ऑप्शंस पहले देख लो, नागार्जुनम शीशलम, सिमलीपाल, पलामू, और यह इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शंस में ये भी देख सकते हैं कि नागार्जुनम शीशलम पूछ ले तो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। सिमलीपाल पूछ ले तो उड़ीसा में। ठीक है, और पलामाऊ पूछ ले तो झारखंड में। ठीक है, झारखंड में। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन बन सकता है। अब ये क्या है कि ये न्यूज़ में था इसलिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश की है, नागार्जुनम श्रीशैलम से संबंधित है चेंचू ट्राइब्स। ठीक है, वहाँ के विस्थापन, ठीक है, विस्थापन से संबंधित है, इनकी समस्या को लेकर। तो यह सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हुए हैं, ट्राइब्स के राइट्स को लेकर बात हुई हुई है। तो ट्राइब्स के राइट को लेकर इसलिए ये ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ था, इसलिए ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, इसलिए ट्राइब्स पूछिए। चलो आ जाओ सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर। वह नदी कौन सा है, वह नदी कौन सी है जिस पर इंदिरा गांधी नहर का जलाशय बना हुआ है? इंदिरा गांधी नहर के बारे में और जलाशय के बारे में पूछा है। इन जनरल डैम से संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यूजुअली मैच द कॉलम फॉर्म में पूछ लिए जाएंगे, इधर ए इधर बी। ठीक है, या फिर डायरेक्टली इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेट्रो डैम हो गया कावेरी पे। ठीक है, मेट्रो डैम हो गया, मैटर। ठीक है, ये कावेरी पे हो गया। इसी के तरीके से वो इद्दू की पेरियार में बाढ़ आई थी, केरला तमिलनाडु में। इद्दू की पेरियार में बाढ़ आई थी, ठीक है, केरला में, तमिलनाडु में बाढ़ आई थी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें इनका पता होना चाहिए, जो कॉमन डैम्स जो न्यूज़ में। ठीक है, एक पोलावरम है, पोलावरम आप सर्च करना कहाँ पे है। ठीक है, पोलावरम, पोलावरम, गोदावरम। ठीक है, पोलावरम कौन से नदी पर है और कहाँ पे है पोलावरम प्रोजेक्ट, क्योंकि न्यूज़ में था पोलावरम। ठीक है, इसके बारे में आप देखना। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ, सतलज, रावी, लूनी, झेलम। तो इन जनरल और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतलज। फैक्ट बेसिस पे है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सतलज है। ठीक है, और इंडस रिवर सिस्टम में तो इंडस रिवर सिस्टम है, तो उसको अगर ज्योग्राफी पॉइंट से भी पढ़ना हो तो इंडस रिवर सिस्टम को, रिवर्स को अरेंज करना जरूर देख लेना ऐसे नॉर्थ से साउथ में। ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम को इंडस, झेलम, सतलुज, रवि, बियास। ठीक है, इस तरीके से आप देख लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, सतलज, 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 सतलज। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ पर है? एनजीटी, जिनको क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा होगा, थोड़ा सा अगर साइज में कम है तो उनके लिए है ये, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये करंट का भी पार्ट है और ये स्टैटिक का भी पार्ट है। कब का था ये एक्ट, कौन से एक्ट से बना हुआ है? ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 से, 2010 का बना हुआ है ये, 2010 का। तो इसकी प्रमुख मुख्य बेंच कहाँ पे, ये पूछिए। अगर इसमें दिल्ली होता तो आप और कंफ्यूजन हो जाता। ठीक है, तो इसमें तो दिल्ली नहीं है, फिर आप मैक्सिमम केस में उस पर दिल्ली आप उसको गैस करते हैं, लेकिन उस केस में दिल्ली आंसर गलत हो जाता, क्योंकि इनमें से बताना है भोपाल, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, या ऑप्शन डी इलाहाबाद। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ पर है? तो हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच अपनी है, अपनी भोपाल में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल। जिन जिनने ए किया है बिल्कुल करेक्ट है, नहीं किया है वो ध्यान रख ले, फैक्ट बेसिस पे कोई क्वेश्चन है। और इसके अलावा इससे संबंधित एक दो पॉइंट और देख लें कि कहाँ से बना हुआ है, स्टेब्लिश अंडर सेक्शन 3। एनजीटी एक्ट कब का है? 2010 का। क्या इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2010 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जैक्ट ईयर भी बताया 18 अक्टूबर 2010। वेरी इंपॉर्टेंट, 18 अक्टूबर 2010 लिख लेना कहीं पे भी। और क्यों बनाया हुआ है? इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड स्पीडी एनवायरमेंटल जस्टिस। क्यों बनाया हुआ है? स्पीडी एनवायरमेंटल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि पर्यावरणिक न्याय प्रोवाइड करने के लिए, नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, एंड हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन हायर कोर्ट्स। और जो इन जनरल इनके जो रिलेटेड मैटर्स है जो कोर्ट्स में चले जाते हैं, उनसे निपटारा करने के लिए, मतलब हाई कोर्ट्स में चले जाते हैं, उनसे निपटारा करने के लिए अलग से एनजीटी बनाया गया है।
ठीक है। तो आपको ये चीज़, इसका ईयर और डेट 18 अक्टूबर 2010 बिल्कुल पता होना चाहिए, परफेक्ट पता होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाते हैं। कुंदाकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? कुंदाकुलम, ठीक है। कुंदाकुलम नाम से भी देख लो ना, और फिर अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बाकी भी कवर करवा दूंगा। आंध्र प्रदेश में कुंदाकुलम, क्या केरला में है, ठीक है, क्या कर्नाटका में है, क्या कर्नाटका में है, क्या कर्नाटका में है, क्या तमिलनाडु में, ठीक है। कुंदाकुलम कहाँ पे है? कुंदाकुलम कहाँ पे है? तो इसका आंसर करने से पहले एक स्लाइड देख लो, फिर आपको आइडिया लग ही जाएगा कि कहाँ पे है, ठीक है। ये स्लाइड में है, इसमें देख लो नरोरा, नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट, नरोरा कहाँ पे? यूपी में। गिने चुने ही तो है। नरोरा कहाँ पे? यूपी में। नरोरा कहाँ पे? यूपी में। फिर राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट यहाँ पे रावतभाटा, चित्तौड़, रावतभाटा चित्तौड़ में। यहाँ पे क्या है? राजस्थान एटॉमिक पावर। फिर काकरापार, नाम से काकरापार, थार पार कर, ये कहाँ की? गुजरात की। ये कहाँ की है? गुजरात में, ठीक है। तारापुर महाराष्ट्र में, तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में। कएगा कर्नाटका में, कएगा कर्नाटका में, कएगा कर्नाटका में, कहेगा कर्नाटका में। लिखते रहो, लिखते रहो, पेन एंड पेपर से प्रैक्टिस होती रहेगी, याद रहती। पेन एंड पेपर लिखते रहो, अपने आप चीज़ें याद आती रहेगी। कुंदाकुलम जो अपन ने क्वेश्चन पूछा था वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो इसलिए पिछले ऑप्शन हो जाएगा अपना डी, तमिलनाडु। और कुंदाकुलम पावर प्लांट कहाँ पे है? तमिलनाडु में। मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट ये भी इधर है, ठीक है। और एक दो प्रपोज्ड है, उनसे भी बन सकता है सवाल, प्रपोज्ड बन सकता है, उनसे भी सवाल बन सकता है, जो कि करंट का पार्ट हो जाएगा। ये कहाँ पे है सर? ये भी मैं, मेरे पास लिस्ट सब है, सब आपको लिस्ट प्रोवाइड है। बस आपने बस ईमानदारी से 15 से 20 लेक्चर देखे हों, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। 15 से 20 लेक्चर देखे हों आपने, और अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। उसमें मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व्स, रामसर साइट्स, ठीक है, रामसर साइट्स हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, मतलब अगर अपन इकट्ठा करें तो रामसर साइट्स हो गई, रामसर साइट्स हो गई, टाइगर रिजर्व्स हो गए, टाइगर रिजर्व्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, एनवायरमेंटल एक्ट्स हो गए, एनवायरमेंटल एक्ट हो गए, एनवायरमेंटल एक्ट्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो एनिमल्स होती है, एनिमल्स, एनिमल्स के ऊपर मैंने एक प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट, ये सब लिया हुआ था, एनिमल प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज हो गया। और इसके साथ साथ एक रामसर साइट्स तो हो ही गई, 1 2 3 4 5 6 और 7, और एक मैं एक बड़ा मेजर चीज़ बोल रहा हूँ, हाँ, प्रोटोकॉल्स या उपसंधियाँ, प्रोटोकॉल्स या फिर उपसंधि। तो मैंने ये सब चीज़ें कवर करवा दी है, ठीक है। ये सब चीज़ें कवर करवा दी है जिनसे लग सकता है कि क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनसे। और हाँ, 7 8 एक एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्योंकि केमिकल से संबंधित तो सवाल बन ही रहे, केमिकल से संबंधित तो सवाल बन ही रहे। तो बस मेरा इतना सी रिक्वेस्ट है कि आपने जो 10 से 15 जो मेरे लेक्चर्स हुए हुए, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो उससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने के चांसेस है, अगर आपने नहीं किए तो, ठीक है। और उनको आप वैसे भी टेस्ट के रूप में अटेम्प्ट कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा लीजिए, ठीक है। टेस्ट 2.2 की स्पीड कर लीजिए, ठीक है। और फिर फटाफट आप आंसर देख लीजिए, ये है ए, करेक्ट, गलत नहीं है तो जो करेक्ट आंसर है उसको मार्क कर लीजिए, उसको लिख लीजिए। तो ये हो गया न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो ऑपरेशन में, रावतभाटा राजस्थान में, तारापुर महाराष्ट्र, कुंदाकुलम जो अपना आंसर था, काकरापार, काकरापार, नरोरा, कायगा। फिर काकरापार, रावतवाड़ा, कुंडाकुलम, कुल्लमलम अंडर कंस्ट्रक्शन है। प्लान्ड है, प्लान्ड वाले क्वेश्चंस जो करंट के पार्ट हो सकते हैं, प्लान्ड मतलब जो करंट है, इसमें आपने तो देख लो, कोवाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोवाड़ा आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये कई जगह आ चुका है। मीठी विर्दी गुजरात, ये वाला आ चुका है, ठीक है, मीठी विर्दी आ चुका है। फिर अपने पास कायगा तो हो ही गया। चुटका, तारापुर तो पहले ही आ चुका है, चुटका मध्य प्रदेश ही आ चुका है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इनका ध्यान रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं ये वाले। और इनसे बन सकते हैं माही, बांसवाड़ा, माही तो राजस्थान में है, तो आपको पता ही होगा, बांसवाड़ा राजस्थान से संबंधित है। नाम से ही क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नामदफा नेशनल पार्क के बारे में पूछा है, नामदफा, नामदफा नेशनल पार्क पूछा है। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो नेशनल पार्क वाला टॉपिक होगा मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है ये आप देखिए, ठीक है। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क देखिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, सॉरी उसके लिए, ठीक है। मिजोरम में है, मणिपुर में, त्रिपुरा में या अरुणाचल प्रदेश में है। इस पर मैंने वीडियो भी लिया था, ये थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट बना लेते हैं, ये नेपाल बना लेते हैं,
और ये अपना इधर नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे नाम दफ़ा यहाँ पे है। फ्लाइंग स्क्विरल भी मिलती है, उड़ने वाली गिलहरी, फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल यानी कि उड़ने वाली गिलहरी भी मिलती है नाम दफ़ा में। और ये है अपना अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यानी कि अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैक्चुअल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये? 5th नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 5th नंबर का क्वेश्चन हो गया। चलो 6th नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। भारत में पीली क्रांति किसके साथ जुड़ी हुई है? येलो रेवोल्यूशन किसके साथ जुड़ा हुआ है? येलो रेवोल्यूशन, इन जनरल रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट होते हैं तो इनके कलर से पता चल जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन है तो खाद्य सुरक्षा के संबंधित होगा, व्हाइट रेवोल्यूशन है तो दूध, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स से संबंधित होगा। इसी तरीके से पीली क्रांति किससे संबंधित है? धान का उत्पादन, तेल के बीजों का उत्पादन, चाय का उत्पादन, फूल का उत्पादन। ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तेल के बीजों का उत्पादन इन जनरल है अपने येलो रेवोल्यूशन से संबंधित। ठीक है, चाय है तो जैसे इन जनरल चाय काली होती है तो इससे ब्लैक, ब्लैक देख लो, या ब्राउन रेवोल्यूशन इससे संबंधित हो सकता है चाय से। ठीक है, धान का आपको पता ही चल गया, ग्रीन रेवोल्यूशन फूलों का, अलग अलग कलर्स का। किस खाद्य, ठीक है 6 सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन गलत मत करना। 7th क्वेश्चन पे आ जाओ। किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है? पिरामिड्स की बात हुई थी, पिरामिड्स की मैंने बात करी थी, उसमें मैंने कहा था कि एनर्जी का तो हमेशा ही सीधा होता है, एनर्जी का तो हमेशा ही सीधा होता है, लेकिन कुछ एक केस में इसमें ये पिरामिड होता है, पिरामिड ये होता है। ठीक है, ये पिरामिड होता है, एक लेवल, दो लेवल, ऐसे अलग अलग लेवल होते हैं। तो अब इस केस में एनर्जी तो हमेशा यूँ होती है, क्योंकि एनर्जी तो हमेशा एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाओगे तो कम ही होगी। तो एनर्जी में तो कमी ही होगी, लेकिन ये अपना पूछ रहा है कि किस में उल्टा हो सकता है इस तरीके से। और उल्टा किसका पूछा है? खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पूछा है, यानी कि नंबर के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब होगा जो सबसे नीचे उनमें तो संख्या कम होगी, फिर संख्या बढ़ती जाएगी, फिर और संख्या बढ़ती जाएगी। यहाँ पे और संख्या बढ़ती जाएगी, यहाँ कम होगी, यहाँ और कम होगी, यहाँ और कम संख्या होगी। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि इधर वजन ज़्यादा है इसलिए ये बड़ा एरिया, यानी कि संख्या बढ़ती जा रही है। इन्वर्टेड हो गया ना ये, समझ रहे हो? इन्वर्टेड मतलब ये उल्टा, उल्टा पूछा है। और ये सीधा हो गया तो सीधा ही है। अब सीधे में पूछते तो आप कर ही लेते, सीधे में मतलब यहाँ पे, यहाँ संख्या ज़्यादा होगी क्योंकि ये बड़ा एरिया ना, ये बड़ा एरिया है इधर, ये बड़ा है ये छोटा है। तो अपने को ये सीधा वाला है, ये उल्टा वाला है, तो सीधा वाले उल्टे वाले में पूछा है। तो ग्रासलैंड में होगा, क्या तालाब में होगा, क्या परजीवी में होगा, या किस में होगा? कौन से केस में नंग संख्याओं का जो पिरामिड है वो उल्टा होगा? तो ये होगा अपना पैरासाइट वाले में, परजीवी में, पैरासाइट वाले में। क्यों? क्योंकि इन जनरल अगर यहाँ पे एक पेड़ होगा या एक जानवर होगा, जैसे मान लो यहाँ पे एक काऊ है, तो उस पर खूब सारे पैरासाइट, चीचड़े मान लो, चीचड़े खूब सारे चीचड़े होते हैं, चीचड़े। ठीक है, तो यहाँ नंबर ज़्यादा होगा उनका। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर जो हुआ वो उल्टा किसके केस में होगा? परजीवी खाद्य श्रृंखला में, सी के केस में। और ग्रासलैंड के केस में, ग्रासलैंड वाले केस में नहीं, नहीं इसमें तो सीधा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो खूब सारी घास है, तो घास हो गई। फिर उसके बाद अपने दूसरे नंबर पे आएंगे जो घोड़े हाथी। ठीक है, घोड़े हाथी जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है वो आएंगे, प्राइमरी प्राइमरी कंज्यूमर्स वो आएंगे। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आएंगे, कम हो जाएंगे नंबर। फिर टर्शरी आ जाएंगे जो और कम हो जाएंगे। ठीक है, तृतीय लेवल पे हो जाएंगे वो, और कम हो जाएंगे। तो ये पिरामिड वाला सवाल, पिरामिड वाला सवाल इंपॉर्टेंट है। एनर्जी में हमेशा सीधा होता है, ध्यान रखना, नोट रखना। चलो 8वें सवाल, 8वें नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आइची टारगेट्स के बारे में पूछा है, एची टारगेट्स के। प्रोटोकॉल अगर आपने पढ़ा होगा तो डायरेक्ट है, बता दीजिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल में है, नागोया प्रोटोकॉल में है, जिनेवा कन्वेंशन में है, या वियना कन्वेंशन में? एच टारगेट्स किससे संबंधित है? बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता से संबंधित है। बायोडाइवर्सिटी या फिर जैव विविधता से संबंधित है। इतना हिंट मैंने दे दिया तो अब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए कि जैव विविधता से संबंधित कौन सा टॉपिक है इसमें। तो इसमें क्योटो है, क्योटो तो नहीं है भैया, ये तो ग्रीन हाउस गैस वाला है। नगोया प्रोटोकॉल ये है जिनेवा कंडीशन इन जनरल, स्वस्थ जो अपने वॉर क्राइम्स होते हैं उनको आपसी समझौते के लिए है। और वियना कन्वेंशंस भी, IAEA इंटरनेशनल एनर्जी एटॉमिक एनर्जी, वियना ऑस्ट्रेलिया में, पहले ये ओजोन को बचाने से संबंधित था वियना। ठीक है, तो नगोया प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी, प्रोटोकॉल्स करके जाइएगा एग्जाम में। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, नाल सरोवर, नाल सरोवर अब नाम से पता चल जाएगा वैसे तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, या फिर गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थोड़ा नाम से भी कह सकते हो, नाल सरोवर। मैंने रामसर साइट्स कवर करवा रखी है, रामसर साइट्स कवर करवा रखी है, प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा। नहीं देखा होगा तो आप कहीं और से भी कर लीजिएगा, या उसको रिवाइज कर लीजिएगा, आप अपने लेवल पर रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये नाल सरोवर है अपना गुजरात, नाल सरोवर है गुजरात, नाल सरोवर है गुजरात। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये? 9वां। तो ये मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। ठीक है, टाइम भी हो रहा है बिल्कुल।
तो देखो आपको कम टाइम में मतलब कितना ज़्यादा रिवीजन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंने एसडीजी और ले रखा है इसके बाद, एक टॉपिक टॉपिक ले लिया है मैंने एक एसडीजी का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सतत विकास का, सतत विकास, सतत विकास, सतत विकास, सतत विकास, विकास विकास सतत विकास, ठीक है। सतत विकास, सतत विकास, सतत विकास। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ, इतनी देर हो गई। 50 डेसिबल, 55 डेसिबल, 60 डेसिबल या 65 डेसिबल। अब सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कोई लॉजिक नहीं, कुछ दिमाग नहीं। पता है तो ठीक है। आवासीय क्षेत्र में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी सेट कर रखी है? 55 डेसिबल सेट करी हुई है। 55 डेसिबल सेट करी हुई है, ठीक है। 55 डेसिबल आवाज़ सेट की हुई है। चलो एसडीजी पे आ जाते हैं। एसडीजी हो गया अपना सतत विकास। सतत विकास, इसकी डेफिनेशन आ जाए तो ऐसा विकास जो लास्ट मतलब हमेशा चलता रहे, या विदाउट अफेक्टिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसकी नीड्स को, उसकी आवश्यकता को बिना इफेक्ट करे हुए जो विकास किया जाता है, उसी विकास को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। तो आपको इसमें क्या पता होना चाहिए? 17 गोल्स होते हैं इसके, ये पता होना चाहिए। कितने टारगेट है? 169 टारगेट्स है, 304 इंडिकेटर है। किसके द्वारा है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूएनजीए। कब तक अचीव करना है? 2030 तक। मतलब दो लाइनों में आपके चार पांच फैक्ट्स हैं, बिल्कुल आपको याद रहने चाहिए, कंफ्यूज मत होना ऑप्शंस में। गोल्स की बात करें 17, टारगेट्स की बात करें 159, 304 इंडिकेटर। कब तक करना है? 2030 तक पूरा करना है। कौन इसको प्रपोज कर रखा है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। और फर्स्ट टाइम किसका आउटकम था? ये आउटकम कौन सी सम्मेलन से होके निकला? कौन से सम्मेलन से इसका आउटकम था? ठीक है, ये सम्मेलन से इसका आउटकम था। कौन से सम्मेलन से इसका आउटकम था? तो रियो+20 से था। रियो+20 मतलब 1992 में रियो हुई। रियो+10 मतलब 1992 में और जोड़ लो, 2002 कर लो, और फिर 2012 करते ही, ठीक है, रियो+20 बन जाती है, यानी कि 20 साल बाद रियो में हुई जो। और ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे भी संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये आपका टॉपिक है सिलेबस में, टॉपिक है आपका सिलेबस में। क्या बन सकता है? इन जनरल डायरेक्टली बन जाएगी। सेकंड नंबर का टॉपिक किसके बारे में बात करता है एसडीजी का? तो हंगर, भुखमरी के बारे में बात करता है। भुखमरी के बारे में बात करता है। अच्छा स्क्रीनशॉट लोगे, इसको हटा दूंगा। भुखमरी के बारे में बात करता है, सिलेबस में टॉपिक है। लो लो स्क्रीनशॉट लो इसका, और इसको आप नोट कर लो, ठीक है। इनको सब एक फाइल बना के रखा करो, फाइल में लगा के रखा करो पेजों को, ठीक है। तो गरीबी हटाने के लिए है, पोवर्टी के लिए, जीरो हंगर के लिए, गुड हेल्थ एंड वेलबींग हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप देखो कि इसमें एनवायरनमेंट से संबंधित कौन सा हो गया, तो 13वें नंबर का क्लाइमेट एक्शन से हो गया। लाइफ ऑन लैंड से संबंधित हो गया, लाइफ बिलो वाटर से संबंधित हो गया, और सस्टेनेबल सिटीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल सिटीज, मतलब इन जनरल ये सारे इंपॉर्टेंट है। क्लीन वाटर हो गया 6 नंबर का। छीछी ऐसे करते हैं ना, छीछी मतलब गंदा, नहीं नहीं उसका उल्टा क्लीन वाटर, ठीक है। तो हमेशा 6 याद रहेगा आपको, ठीक है। 6 याद रहेगा। तो सबसे पहले बात तो गरीबी की होगी, फिर दूसरे नंबर पे भूख की बात होगी, फिर तीसरे नंबर पे हेल्थ की बात होगी, फिर अपने एजुकेशन की बात होगी, फिर अपने बराबरी की समता की बात होगी। पाँच पाँच बराबर, पांचों उंगलियां बराबर, ठीक है। इसका मतलब पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसका मतलब जेंडर इक्वालिटी की है। उसका उल्टा 6 मतलब छीछी, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी कुछ भी ट्रिक्स बना के याद रखो, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप गलत ना कर सको। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत। All the best for the exams.